नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखनी है विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संस्कारधानी में गूंज रहे माता के जयकारे, मंदिरों में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, भगवती के 5वें स्वरूप स्कंद माता का हुआ पूजन। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में होगी विधानसभा चुनाव की मतगणना। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में किया जा रहा है स्ट्रांग रूम का निर्माण। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। युद्ध स्तर पर पूरी की जा रही तैयारी। और चलती ट्रेन से उतरने एवं चढ़ने के दौरान यात्री हो रहे दुर्घटना का शिकार, पूर्व में हुई घटनाओं से नहीं ले रहे सबक, जोखिम में डाल रहे अपनी जान। नवरात्र पर्व के 5वें दिन भगवती के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता का पूजन किया गया। दीक्षितपुर स्थित छोटी देवन मंदिर में भी बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने स्कंद माता का पूजन किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्र पर्व पर संस्कारधानी धर्मधानी में तब्दील हो गई है। नगर के सिद्ध देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और लोग आदि शक्ति की विशेष आराधना करने में जुटे हैं। दीक्षितपुर स्थित छोटी देवन मंदिर में व्रत धारकों ने जल ढारते हुए भगवती के 5वें स्वरूप स्कंद माता का पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। भक्तों ने बताया कि मां स्कंद माता स्वरूप का पूजन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खासकर निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज स्कंद माता का दिन है, पंचमी है। हम लोग जल चढ़ाने आए हैं, सब लोग महिलाएं पूजा करने के लिए। पूजा ही करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, हैं, सबको बोलना चाहिए, नियम पालन करना चाहिए उपवास का। आज स्कंद माता का दिन है और आज पंचमी है और हम नित्य रोज सुबह यहाँ पर जल चढ़ाने आते हैं। सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है हमको। रोज सवेरे उनको जल करो, उनका पूजा पाठ करो। हम ललिता शास्त्री नाम का पाठ करते हैं, उसके बाद भोग लगाओ और आरती करो पूरे विधि विधान से माता रानी की। और फिर 9 दिन देवियों का दर्शन करने भी चले आए। काली माता है कहीं, बड़ी खेर माई, उनके दर्शन करने जाओ, उससे फिर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है सब। ये छोटी खेर माई है, छोटी देवन बोलते हैं। ये दीक्षितपुरा में है और आज स्कंद माता का दिन है, तो सभी इधर प्रणाम करने आते हैं। सारे हमारे यहाँ के यात्री सभी यहाँ पर उपस्थित होकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। स्कंद माता का दिन है, यही जल चढ़ाते हैं। सुबह नहा धो के उठ के सुख शांति रहे, सब बच्चे हमारे खुश रहे, सब पूरा परिवार अच्छा रहे, सब कोई यही चाहते हैं हम लोग। मंदिरों और घरों में जगत जननी की पूजा का क्रम जारी है एवं समूची संस्कारधानी में माता की जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने गुरुवार को एसपी आदित्य प्रताप सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव की सामग्री वितरण, चुनाव सामग्री जमा कराने और मतगणना का कार्य इस बार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में किया जाएगा। जिले की 8वीं विधानसभा के मतदान की मतगणना इस बार एमएलबी स्थल की बजाय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में होगी। इसके साथ ही मतदान दलों को चुनाव सामग्री का वितरण और चुनाव सामग्री जमा करने का कार्य भी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से किया जाएगा। मतगणना स्थल पर ही स्ट्रांग रूम भी बनाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने गुरुवार को एसपी आदित्य प्रताप सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान परिसर में ही जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन और एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने मीडिया कर्मियों से चर्चा कर स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार मतगणना संबंधी कार्य जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। वहीं एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल परिसर पर किए जाने वाले सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से प्रकाश डाला। लगातार पहले वितरण, वापसी और काउंटिंग की कार्रवाई एमएलबी स्कूल में हुआ करती थी, लेकिन वहाँ चूँकि जहाँ पार्किंग के स्थल थे, अब नए स्ट्रक्चर्स आ जाने के कारण पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो रही थी। पुलिस विभाग से भी समन्वय करते हुए, सलाह लेते हुए निर्णय लिया गया कि किसी नए प्रेमाइस में ले जाने की आवश्यकता है। तमाम प्रेमाइसेस देखने के बाद ये सबसे उपयुक्त प्रेमाइस मिला। कृषि विश्वविद्यालय का जो ये प्रेमाइस है, इस बार यहाँ पे वितरण वापसी की कार्रवाई हो, काउंटिंग की कार्रवाई भी यही रहेगी। आप लोगों के द्वारा भी ये भ्रमण करके आज देखा गया है कि यहाँ पे बड़े हॉल्स उपलब्ध हैं,
और पहले की तुलना में, जैसे पहले प्रत्येक विधानसभा पे 2-2 काउंटिंग हॉल की आवश्यकता यहाँ रहती थी, अब प्रत्येक विधानसभा एक हॉल में ही, यहाँ चूँकि काउंटिंग के लिए स्पेस ज़्यादा है हम लोग कर पाएंगे, व्यवस्था सुविधाजनक है। अभी सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रांग रूम रेडी करना था, तो आज की स्थिति में स्ट्रांग रूम रेडीनेस की हालत में ऑलमोस्ट आ गया है। उसको सबसे पहले हम लोग फाइनल करके अभी पुलिस की सुरक्षा में उसको दे देंगे। नीचे वाले हिस्से में अभी काम चलेगा और लगभग इस महीने के अंत तक वो कार्य होगा। पूरी प्रक्रिया में लगभग 10,000 लोग लगेंगे। उसके अलावा इस पर्टिकुलर प्रेमाइस में जब कार्रवाई होगी तो यहाँ 1,000 से लेके 1,500 तक लोगों की कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनकी अलग अलग ड्यूटी लगाई जाएगी। जब इलेक्शन हो जाता है तब से लेकर काउंटिंग तक लगातार इसमें फोर्स यहाँ बनी रहती है, और उसके अलावा उसमें सीसीटीवी कैमरा और सेटिंग जो है यहाँ पर लगातार नजर आता है। गौरतलब है कि एमएलबी स्कूल प्रांगण से चुनाव सामग्री का वितरण और मतदान दलों से सामग्री जमा कराने के कार्य के साथ ही मतगणना का कार्य पूर्व चुनावों तक किया जाता रहा है, लेकिन जगह की कमी के कारण इस बार यह कार्य कृषि विश्वविद्यालय में करने का निर्णय लिया गया है। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की स्वीप सेल के द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में कल्चरल स्ट्रीट भंवरताल में लाइव म्यूजिक के साथ ही क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाताओं को उनके मताधिकार के महत्व से अवगत कराने के लिए स्वीप सेल द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत भंवरताल स्थित कल्चरल स्ट्रीट में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने लोगों से मतदान करने की अपील की। मैं अपील करूंगा कि 17 नवंबर 2023 को मतदान दिवस है। हम लोगों के द्वारा हर स्तर पे तैयारियां की जा रही हैं, तो लोकतंत्र के इस उत्सव में आप भागीदार हों और बड़ी संख्या में। कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ की पदाधिकारियों को स्वीप सेल के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर मतदान जागरूकता अभियान में सहभागी बनने पर खुशी जाहिर की गई एवं अधिक से अधिक वोटर्स को वोट डालने के लिए जागरूक करने की भी बात कही गई। नवरात्र पर्व के चलते संपत्तियों की रजिस्ट्री की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां प्रतिदिन 100 से 150 रजिस्ट्रियां होती थीं, तो अब नवरात्रि के दौरान 250 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो रही हैं। अब तक करीब 275 करोड़ रुपयों की रेवेन्यू सरकार को मिल चुकी है। संपत्तियों की खरीदी बिक्री भी नवरात्र के दौरान बढ़ गई है। जिला पंजीयक कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों का भरोसा करें तो अन्य दिनों की तुलना में 50% ज्यादा रजिस्ट्रियां हो रही हैं। स्टाम्प ड्यूटी के रूप में करीब 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सरकार के खजाने में जमा हो रही है। पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री कराने वालों का तांता लगा हुआ है। ये वास्तव में शुभ दिन चल रहे हैं, तो अभी हमारे कार्यालय में काफ़ी भीड़ आ रही है। नॉर्मल दिनों से हमारे 50% ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। जैसे नॉर्मल दिनों में हमारी 150 पौने 200 रजिस्ट्रियाँ होती थी, लगभग अभी 250 पौने 300 रजिस्ट्रियाँ हमारे पास हो रही हैं, और रेवेन्यू भी हमारा लगभग 75% ज़्यादा आ रहा है। जैसे पर डे हमको मतलब जबलपुर ज़िले से लगभग 2 करोड़ के आसपास दोनों ऑफिस से मिलता था, अभी लगभग हमारा 3.5 से करोड़ के आसपास रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। सभी आदमी जो भी पक्षकार आ रहे हैं, हमने उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था की हुई है, और छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको हम टॉफ़ी दे रहे हैं, और सबके लिए कोशिश ये है कि जैसे आए और तुरंत अपने शुभ मुहूर्त में रजिस्ट्री करा के जाएँ। सर, अब तक बात की जाए लगभग कितने करोड़ की रजिस्ट्री हो चुकी है और कितना रेवेन्यू प्राप्त हो चुका है? अभी तक जो हमारा टारगेट था, लगभग हम लोग को यहाँ से लगभग पौने 300 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू मिल गया है जबलपुर से, और इन दिनों में अभी हमें काफ़ी और मिलेगा, तो हम टारगेट से तो ज़्यादा ही चल रहे हैं। दरअसल संपत्ति खरीदने वाले परिवार इन शुभ दिनों का इंतजार करते हैं, लिहाजा इन 9 दिनों में रजिस्ट्रियों की संख्या बढ़ जाती है। विधानसभा चुनाव और पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के मद्देनजर पुलिस एवं ट्रैफिक विभाग द्वारा शहर के ओमती, रसल चौक, गोरखपुर सहित अन्य इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्धों के वाहनों की तलाशी ली गई, तो वहीं मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की गई।
गुरुवार को शहर के विभिन्न चौराहों पर बैरिकेड्स लगाकर वाहन चालकों की चेकिंग की गई। इस दौरान वाहनों के दस्तावेज, नंबर प्लेट की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के चालान काटे गए। इसके अलावा तेज आवाज करने वाले दोपहिया वाहन एवं पदनाम वाली पट्टिकाएं लगाकर 4 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों पर पुलिस की पैनी निगाह रही। ट्रैफिक डीएसपी संतोष कुमार ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद 4 पहिया वाहनों में लगे हूटरों को हटाने एवं पदनाम वाली पट्टिकाओं को वाहनों से अलग कराने की प्रक्रिया की गई। ये आज नगर के विभिन्न स्थानों पर जो लोग बिना नंबर के प्लेट के वाहन चला रहे हैं या नंबर प्लेट के स्थान पे कुछ अलग पदनाम की पट्टिकाएं लगाएं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो 2 पहिया वाहन पे 3 सवारी बैठाल के चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई है। देखने में आ रहा है कि जो बुलेट व्हीकल है उसमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के बहुत तेज़ आवाज़ के साथ ये गाड़ियाँ चलाते हैं, जिससे अन्य लोगों को परेशानी होती है, तो उस पर भी ये कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी चुनाव भी चल रहा है, उसमें भी कुछ लेके कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं। चुनाव से लेके आचार संहिता तो प्रचलन में आई गई है, तो उसको देखते हुए भी जिन लोगों ने अपने वाहन में गलत तरीके से नियम विरुद्ध हूटर या सायरन लगाए हैं, या जैसा कि मैंने बताया कि जो नेम प्लेट है उसके स्थान पे अपने पदनाम की पट्टिका वगैरह लगाई है, उनको भी उतराने की और उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियों के चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। परिवहन विभाग की गलती से 70 सिटी बसों का संचालन बंद हो गया और खामियाजा आसपास के ग्रामीण इलाकों की जनता को भोगना पड़ रहा है। जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस लिमिटेड के अधिकारी अब कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस सुविधा कब तक बहाल हो पाएगी, कहना मुश्किल है। सरकार की घोषणा के बाद सिटी बसों को ग्रामीण क्षेत्र में भी चलाया तो जाने लगा था, लेकिन इस घोषणा या आदेश के बाद परिवहन विभाग ने शहरी सीमा के बाहर संचालन का गजट नोटिफिकेशन नहीं कराया। नतीजा यह हुआ कि हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए शहर के बाहर सिटी बसों के संचालन पर रोक लगा दी। इस तरह परिवहन विभाग की लापरवाही से जनता परेशान होने लगी है। करीब 70 सिटी बसों के पहिए जाम हो गए हैं और बरेला, पनागर, बरगी, पाटन, शहपुरा क्षेत्र के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 15 से 20 हजार लोगों से परिवहन का सुगम साधन छिन गया है। हालांकि अब JCTSL द्वारा अपील में जाने की तैयारी की जा रही है। जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिए उसके अनुसार हम लोग बस संचालन करेंगे, जैसा माननीय उच्च न्यायालय ने बोला है। और कहीं ना कहीं हमारे भी लीगल एडवाइज़र से भी बात चल रही है और उसमें अपील में भी जाएंगे कि क्योंकि आम जनता को उसमें तकलीफ़ हो रही है, तो उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से उसमें रिलीफ मिलेगी और जैसे ही ये हो जाएगा तो वापस जो ग्रामीण क्षेत्रों में पनागर, भेड़ाघाट में फिर से संचालन चालू कर दिया जाएगा। इसमें वैकल्पिक व्यवस्था कुछ की जा रही है? वैकल्पिक के लिए कि अभी RTO में हमारे बस ऑपरेटर जो पहले भी हमारे नोटिफिकेशन हुए हैं उसमें परमिट अप्लाई कर रहा है। 1-2 दिन में अगर उसमें रिजेक्ट होते हैं तो उसमें भी हम हाई कोर्ट से डायरेक्शन करा के परमिट ले लेंगे। कितने दिन की करीब की हो जाएगी? अभी बताना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है फिर से सर्विस चालू हो जाए। कितनी करीब बसें इसमें हैं? अभी हमारा लगभग 60 से 70 बसों का संचालन हो रहा है शहर और आसपास के क्षेत्रों में। फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है कि बंद हुई सिटी बस सेवा कब तक बहाल हो पाती है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 20 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विषय विशेषज्ञ ब्रेस्ट कैंसर से बचाव एवं उपचार की जानकारी देंगे। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के अंतर्गत 20 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें कैंसर रोग विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी। साथ ही ब्रेस्ट कैंसर से बचाव एवं उपचार की जानकारियां दी जाएंगी। चिकित्सकों का कहना है कि महिलाओं में जागरूकता की कमी है। यदि महिलाएं इस बीमारी के प्रति सचेत हो जाएं, तो समय रहते इसका उपचार आसानी से किया जा सकता है। वर्ल्ड कैंसर डे पे न केवल हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, बल्कि इन कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने यहाँ की सारी सिस्टरों को ट्रेन करेंगे, ताकि हमारे यहाँ की सिस्टर्स जो भी मरीज आते हैं, जो महिला मरीज आती हैं, उनको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताएं। मतलब अगर आप खुद से अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन कर लेंगे तो आप डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं जाना है ये निर्णय ले सकते हैं। मेरा
आपके टीवी के माध्यम से ये कहना है कि कोई भी महिला जिसको कि छाती में गठान हो उसे डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। और हमारा ये सोचना है कि हर महिला को ये ट्रेन करें इस बात के लिए कि वो अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करे। तो कल हम जो है न केवल ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे, ब्रेस्ट कैंसर को कैसे जल्दी से जल्दी इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। गौरतलब है कि प्रति वर्ष 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह मनाया जाता है। इस दौरान कई कार्यक्रम मेडिकल विक्टोरिया और एल्गिन हॉस्पिटल में आयोजित किए जाते हैं। इनमें समाजसेवी संस्थाओं की सहभागिता रहती है। अतिक्रमण के कारण कमानिया से खोवा मंडी के बाजार का दम घुटता जा रहा है। यहाँ लगने वाले हाथ ठेले बाजार के गले की फांस बन गए हैं, जिसके चलते बाजार का यातायात प्रभावित हो रहा है, जो लोगों की परेशानियों का कारण बना हुआ है। कमानिया से खोवा मंडी का बाजार शहर के मुख्य बाजारों में से एक है, जिसकी रौनक अतिक्रमण निगल गया है। त्योहारों में लोगों की खिलखिलाहट के स्थान पर वाहनों का हॉर्न सुनाई दे रहा है। हाथ ठेले और वाहनों की कतार के चलते यहां कदम कदम पर जाम लग रहा है, जिस कारण यात्रा का टाइम और फ्यूल खर्च भी बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अनेकों बार पुलिस प्रशासन, नगर निगम सहित जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन दिया गया, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं है। भीड़ भाड़ रहती है, गाड़ियाँ रोड पर खड़ी रहती हैं, आप अतिक्रमण लगा रहता है, मचा रहता है, प्रशासन भी नहीं है। देखो आप देख ही रहे हो। और यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह का भी फंसी है। फंस जाती है। विक्टोरिया जाना है या मंदुरा जाना है या कहीं दूसरी जगह नेशनल जाना है, मेट्रो जाना है, रास्ता यही है। घूमने में क्या पूरा ट्रैफिक मचा रहता है, जाम मचा रहता है। यहाँ पे पूरा अतिक्रमण पूरा फैला के रखे हैं। दुकान आदमी भी यहाँ है, 20 फीट 12 फीट बाहर लगाता आदमी दुकान। जनप्रतिनिधि से कंप्लेन की थी इसके लिए, अभी यहाँ कोई आया नहीं भी है, तो ऐसी कोई कंप्लेंट हुई नहीं है। त्योहारों के सीजन के चलते बाजार में भीड़ बढ़ेगी, लिहाजा पुलिस प्रशासन और नगर निगम को मुस्तैदी के साथ कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि यहां खरीदारी करने आने वाले लोगों को राहत मिल सके। चलती ट्रेन में चढ़ना और उतरना कितना जोखिम भरा काम हो सकता है, इसकी बानगी रेलवे स्टेशनों पर कई बार देखने को मिली है। कई यात्री जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेन से उतरते और चढ़ते हैं एवं दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बावजूद इसके इन घटनाओं से सबक ना लेकर बार बार वही गलती दोहराकर अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। चलती ट्रेन से उतरना एवं उसमें चढ़ना किस कदर जानलेवा साबित हो सकता है, उसकी बानगी इस वीडियो में साफ नजर आ रही है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जबलपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक युवती प्लेटफॉर्म पर गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि उसको चोट नहीं आई, लेकिन इस लापरवाही से एक बात साफ हो गई है कि लोग पुरानी घटनाओं से सबक ना लेकर बार बार वही गलती दोहराकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस टाइप से ऐसे चढ़ना नहीं चाहिए जिससे कि अपनी क्षति हो, साथ में बच्चे हैं उनको परेशानी हो। सावधानी पूर्वक चढ़ना चाहिए। जब ट्रेन खड़ी हो जाती है तब चढ़ना चाहिए, तभी उतरना चाहिए। लापरवाही थोड़ी सी लेकिन जीवन भर के लिए परेशानी पैदा करती है। कोई अपंग भी हो जाता है, कोई अपंग हो जाता है, उससे बचने के लिए सावधानी बरतना चाहिए प्लेटफॉर्म पर। रेलवे प्रशासन को क्या नियम करना चाहिए इसके लिए? किस तरह रेलवे अपना जो है वो तो अपना करती है, लेकिन अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए आदमी स्वयं जिम्मेदार है। इसके लिए रेलवे क्या करेगी? तो नियम ये है कि जो भी ऐसा करता है उसको दंड देना चाहिए, तुरंत पकड़ना चाहिए। अगर कोई दौड़ के ट्रेन पकड़ता है यानी चढ़ना चाहिए, आराम से उतरना चाहिए। इसमें तो बहुत परेशानी बनती है उसके परिवार की, यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो तो बहुत गलत बात है। प्रशासन को उनको बताना चाहिए और थोड़ा सा अनुशासन का मतलब यानी प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल कड़ा नियम निकालना चाहिए। दुर्घटना होती है, जीवन भर भोगते हैं परिवार। वहीं रेल पुलिस के द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसका भी खास असर देखने को नहीं मिल रहा है।
रांची के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के एक छात्र को स्कूल के ही एक जूनियर छात्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अगवा किया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर बेसबॉल के डंडों से उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, मारपीट करने वाले छात्र और उसके साथियों ने चाकू की नोक पर धमकाया कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर देंगे। पीड़ित छात्र की शिकायत पर रांची पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रांची के सेंट जोसेफ स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ईशान सोनी को स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल में ही पढ़ने वाले एक छात्र यश सोनकर ने अपने दो अन्य साथियों कार्तिक सोनकर और गुलशन सोनकर के साथ अगवा किया और उसके बाद सुनसान स्थान पर ले जाकर ईशान के साथ बेसबॉल के डंडों से मारपीट की। इसके बाद तीनों ने ईशान से पैसों की मांग की और चाकू की नोक पर धमकी दी। वह किसी से भी इस बारे में कुछ ना कहे, नहीं तो उसे जान से खत्म कर देंगे। किसी तरह ईशान अपने घर पहुंचा और उसने अपने माता पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन उसे रांची थाना लेकर पहुंचे और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित छात्र के पिता ने बताया कि जिस छात्र ने उनके बेटे को अगवा कर मारपीट की, वह पहले भी स्कूल के एक छात्र पर चाकू से हमला कर चुका है। मैं अपनी स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांची से वहाँ से निकल रहा था स्कूल की छुट्टी के टाइम। मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था तो दो तीन लड़के आए मेरे पास, मेरे को ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बैठाए। मैं नहीं बैठ रहा था तो मेरे राइट शोल्डर में उनने बेसबॉल वाले बैट से मारा भी। फिर मेरे को ज़बरदस्ती ये लोग परशुराम कुंड साइड ले गए खाली सुनसान इलाके में, और वहाँ ये लोग ने मेरे साथ मेरे बैग छीन के मेरे से पैसे ऐसे छीनने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती करे पैसे के लिए, और फिर उस नहीं दिया मैंने तो मेरे को बहुत मारे और मेरे को चाकू मारने की भी कोशिश करे। मैं वहाँ से भाग के आया हूँ। फिर मेरे को ये लोग ने स्वस्थी छोड़ के भाग गए थे। कौन लोग हैं ये लोग यहाँ बड़े पत्थर में रहते हैं, खटीक मोहल्ले में। क्या नाम है? हाँ जी, 3 लोग थे, 3 लोगों के नाम जानते हैं। एक का नाम यश सोनकर था, एक का नाम गुलशन सोनकर था, एक का नाम कार्तिक सोनकर था। हमको 3 बजे के लगभग जानकारी लगी कि अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया, बल्कि इसकी मम्मी ने बोली हमसे कि यश ईशान अभी तक स्कूल से लौटा नहीं। मैंने कहा खाना खा के अपन फिर पता करते हैं, क्योंकि फ़ोन तो लेके जाता नहीं हूँ। जब हम लोग खाना खा ही रहे थे उसी समय इसका आना हुआ और इसने बताया कि ऐसी ऐसी चोट लगी। मैंने पीठ में देखा कि बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है और कान के पीछे भी इसको मारा गया। इसने डिटेल बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और जो लड़कों ने इसको मारा है कोई सोनकर लड़का है। इससे पहले भी वहाँ स्कूल के इसके एक दोस्त को चाकू मार चुके हैं। अब ऐसे मुजरिम अगर खुलेआम स्कूल के दायरे में घूमेंगे तो वो तो रोज़ की ये घटना घटती रहेगी और पुलिस प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। उसका खामियाजा स्कूल के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। वहाँ से बच्चियाँ स्कूल की निकलती हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है। आज ये लड़के के साथ घटना घटी है और भी लड़कों के साथ घटना घटी है। मेरा ये मानना है कि पुलिस अगर इस ओर ध्यान देगी तो आगे ये घटना ना घटेगी और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ये सुरक्षित रह सकें जो स्कूल के पढ़ने वाले छात्र हैं। इस मामले में रांची थाना पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सेंट जोसेफ स्कूल में 11वीं के छात्र की रिपोर्ट पर 3 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा कायम करके पंजीबद्ध किया गया है। 3 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई है। उनके संबंध में तलाश पतासाजी की जा रही है। जल्द ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर इस घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है, तो वहीं घटना को लेकर स्कूल के अन्य छात्रों में भी भय का वातावरण निर्मित है। ग्वारियाघाट पुलिस ने मादक पदार्थ गांजे के साथ एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों से 4.5 किलो से ज्यादा गांजा और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। महिला की निशानदेही पर उसे गांजा सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति को भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। ग्वारियाघाट पुलिस ने संतनगर में रहने वाली एक महिला छोटी उर्फ अर्चना डहेरिया और कंजर मोहल्ला निवासी आदेश जाट को गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों मोटरसाइकिल से गांजा लेकर आ रहे थे, तभी वाहन चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा गया और इनसे 4 किलो 592 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद कर NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। महिला ने पूछताछ में बताया कि करौंदी में रहने वाले उसके पति के दोस्त यशवंत उर्फ यश कुशवाहा ने उसे गांजा दिया था। इस मामले में पुलिस ने यश उर्फ यशवंत कुशवाहा को भी आरोपी बनाया है। हमारी टीम जो है उप निरीक्षक परिणीता बेलेकर मैडम जो है, ये जो है आगामी चुनाव के समय में इसके एक बॉर्डर चेकिंग लगाया था इन्होंने भटोली के पास में। तो वहाँ पे जो 2 मोटरसाइकिल थे, एक महिला एक पुरुष,
वो जब चेकिंग को देख के रिटर्न होकर वापस जाने लगे तो पुलिस ने उनको पकड़ के दौड़ के रोका और फिर जब उनके जो है उनके नाम पता पूछने पे उन्होंने एक का नाम बताया आदेश जाट और जो पीछे महिला बैठी थी उसका नाम उन्होंने बताया छोटी उर्फ अर्चना डेहरिया करके। इनके बीच में मोटरसाइकिल में एक जो है बोरी रखी हुई थी सफ़ेद रंग की। जब उस बोरी को चेक किया गया तो उसमें लगभग 5 किलो के करीब मादक पदार्थ गांजा प्राप्त हुआ, जो कि उप निरीक्षक द्वारा मौके पर ही जो वैधानिक कार्रवाई होती है जब्ती की अन्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए थाना गोरी घाट में अपराध कायम किया। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये दोनों? ये आदेश जाट जो है कंजड़ मोहल्ला घमापुर का रहने वाला है और अर्चना डेहरिया है ये ग्वारी घाट संत नगर की रहने वाली है। पुलिस ने गांजा और मोटरसाइकिल जब्त कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज़।